तो स्टूडेंट्स हमने अभी क्या करा था, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी करी है ना। तो हमने स्टार्ट कहां से किया कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बने, तो लॉज बनाए गए, लॉज के बाद उसकी कॉम्बिनेशन करी, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को क्या बना दिया हमने, डाल्टन्स की थ्योरी। तो डाल्टन्स की थ्योरी जो आपने स्टडी करी उसके कुछ पॉइंट्स बने, तो उस पॉइंट्स के बाद हमने देखा कि डाल्टन्स की थ्योरी में तो कुछ लिमिटेशंस आई। तो वो लिमिटेशंस क्यों आई और उन लिमिटेशंस को जब हमने स्टडी किया तो उसके बाद उसको करेक्ट भी तो करना पड़ेगा। अगर कोई गलती है तो उस गलती को करेक्ट भी तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि डाल्टन्स की थ्योरी गलत है, कोई भी चीज गलत नहीं होती। हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई चीज बनाई, अगर मेरे को लग रहा है कि इस चीज में कुछ एडिशन की जा सकती है, क्योंकि देखो ना डिस्कवरी तो हो रही है, नेचर में एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते करते कोई ना कोई नई चीज आपको नजर आ रही है। तो अगर कोई ना कोई चीज नजर आ रही है, नई चीज नजर आ रही है, तो उस नई चीज को जब हम पुरानी चीज में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इसका मतलब जो पुरानी चीज है वो थोड़ी सी नई होके बनेगी। तो देखो ना एप्पल ने कितने फोन बना दिए, तो ये थोड़ी कि पुराना फोन गलत है, इसका मतलब पुराने में नई की कुछ मॉडिफिकेशंस करके नया फोन नहीं आता। तो उसी तरह से क्या हो रहा है कि जो डाल्टन्स की थ्योरी है ना, उसकी थ्योरी को जब हमने स्टडी किया उसकी कुछ लिमिटेशंस आई, और उसके साथ साथ इतने टाइम में जब एटम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, ये जो पार्टिकल्स हैं, जैसे जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, यहां से सारी मिस्ट्री थी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बनने के बाद, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नजर आने के बाद एटम की जो सारी स्टडी है वो चेंज हो गई, उससे केमिस्ट्री में काफी चेंजेस है। तो वो स्टडी किसने करी थी, वो स्टडी करी थी कुछ साइंटिस्ट थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रदरफोर्ड था एक साइंटिस्ट जिसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, पता है ना, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे छोटी क्लास में। चैडविक कौन है, जिसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। फिर जे थॉमसन, इसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कवर किया। इस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिस्कवर किया, इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और इसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। इसका मतलब जब ये सारी डिस्कवरीज हुई, तो जब ये सारी डिस्कवरीज हुई तो इसका मतलब एटम के अंदर सबसे छोटी चीज, तो हम एटम मानते थे ना, तो एटम सबसे छोटी चीज है, अब वो तो गलत हो गया। तो इसका मतलब एटम क्या सबसे छोटी चीज है, आंसर इज नो। तो अगर एटम सबसे छोटी चीज नहीं है, उसके अंदर कुछ और पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो हमें सारे पॉइंट्स को फिर दोबारा से सोचना पड़ेगा। तो जब ये सारे पॉइंट्स दोबारा से सोचेंगे तो थ्योरी जो है मॉडिफाई होकर बनी, मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, चलो डाल्टन का नाम लेना साथ में ले लो, मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी है, उसका नाम तो चलना चाहिए ना। बट इसका अब नाम क्या बोला जाता है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो ये भी ऐसा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्यों बनी, ये क्लियर है बात आपको। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इसलिए बनी क्योंकि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए। तो जब एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, वो किसने डिस्कवर करे, थॉमसन ने डिस्कवर करे, चैडविक ने डिस्कवर करे, रदरफोर्ड ने डिस्कवर करे। तो इनकी डिस्कवरी के बाद थ्योरी में कुछ चेंजेस आई। वो चेंजेस क्या क्या थी, वो थोड़ी सी आस्ते-आस्ते स्टडी करते हैं। देखो जो डाल्टन्स के पॉइंट है ना, उसी को कुछ ना कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा। डाल्टन का पहला पॉइंट क्या था, मैटर बना होता है किसका, एटम्स का। एटम्स को हम फर्दर सबडिवाइड नहीं कर सकते। तो मैटर is made up of very small particles called atoms which cannot be further subdivided. एटम को हम फर्दर सबडिवाइड नहीं कर सकते। ये क्या कहता है, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। इसका मतलब एटम को हम ये नहीं कह सकते कि एटम को फर्दर सबडिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। एटम को किसमें सबडिवाइड कर सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, नियरली के बुक्स में 40 लिखा गया, के बुक्स में 46 लिखा गया। इसका मतलब इतने सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो होंगे 40 to 46। कौन कौन से, कुछ नाम तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको पता है। मीजॉन ये पार्टिकल होता है, ये हैवी पार्टिकल से मिलता है आपको, जितने हैवी एलिमेंट्स है ना हमारे पास उसमें ये पार्टिकल्स मिलेंगे। मीजॉन, ग्रेविटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारे पार्टिकल्स हैवी, ये जो सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, ये बेसिकली हैवी एलिमेंट्स में ज्यादा मिलते हैं जो उतने स्टेबल नहीं है। तो उसमें रेडिएशंस निकलती है, न्यूक्लियर रेडिएशंस पढ़ते हो ना, फिशन और फ्यूजन का कांसेप्ट। तो हैवी पार्टिकल्स, जितने भी हैवी एलिमेंट्स हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज का मतलब रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो जैसे ही वो रेडिएशंस एमिट करते हैं तो उन रेडिएशंस में
हमें ये पार्टिकल्स तब हमें पता चलता है कि एटम के अंदर तो ये पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब नियरली 40 to 46 पार्टिकल्स तो एटम के अंदर हैं। अब एटम किसने देखा है? अभी किसने एटम नहीं देखा, तो उसके अंदर के पार्टिकल्स को स्टडी करना, ये सोचो कि साइंटिस्ट क्या क्या स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमने एटम ऐसा नेकेड आई से नहीं दे सकते। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, जैसे हमारे पास SEM है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM है, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, STEM, ये कुछ माइक्रोस्कोप्स हैं जिससे हम एटम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए हैं। हमने इलेक्ट्रॉन वगैरह के पार्टिकल्स जो है उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब डिस्कवरी देखो कहां तक चलेगी। एटम, डाल्टन के टाइम पे एटम के बारे में कितना पता था कि एटम से छोटी चीज नहीं हो सकती, बट आजकल कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टनल से टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग एंड टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स को तुम देख पाए हैं। तो इसका मतलब एटम के अंदर छोटे पार्टिकल्स हैं, आंसर इज यस। उनको क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आंसर इज यस। कितने पार्टिकल्स हैं? नियरली 40 to 46। कुछ पार्टिकल्स का नाम तो याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीसॉन। ये साइंटिस्ट था युकावा, जापानीज साइंटिस्ट था जिसने ये पार्टिकल डिस्कवर किया। बाकी ग्रेविटॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, ये कुछ पार्टिकल्स हैं, जैसे पॉजिट्रॉन है। ऐसे कई पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर नजर आते हैं। तो क्या एटम सबसे छोटा है? एटम को फर्दर सबडिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इसका मतलब पहला पॉइंट चेंज हो गया, ठीक है जी। दूसरा क्या था कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होंगे। तो अगर सोडियम है तो सोडियम के सारे एटम्स क्या होंगे? एक जैसे होंगे। तो इसका मतलब सोडियम में सारे एटम्स का मास क्या है? 23। सोडियम के सबकी वैलेंसी कितनी है? 1। सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम। बट ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मेरे को तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ पता चल गया। तो अब मेरे को पता चल गया कि मेरे को, जैसे आप बोल रहा हूं हाइड्रोजन, तो कहते हैं हाइड्रोजन तो एक होगा, कहते हैं नहीं, हाइड्रोजन तो बेसिकली एक थोड़ी है, वो तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब एक ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। तो इसका मतलब क्या एक एलिमेंट हाइड्रोजन के सारे एटम्स एक जैसे? आंसर इज नो। क्या क्लोरीन में सारे एटम्स एक जैसे? क्लोरीन 17 होता है एटॉमिक मास। तो ये क्या हो गया? 35, ये क्या हो गया? 37। तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट के दो एटम्स, दो तरह के एटम्स हैं, एक 35 एटॉमिक मास का, एक 37 एटॉमिक मास का। इसका मतलब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? आइसोटोप्स में। तो दूसरा पॉइंट क्या था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट are not exactly identical. Atoms of same element are not exactly identical, but एक ही एलिमेंट के दो या तीन तरह के एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। तो इसका मतलब कोई पूछे आइसोटोप्स में डिफरेंट होता क्या है? आइसोटोप्स में डिफरेंट होता क्या होता है? मास नंबर तो जो डिफरेंट है, बट इसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है ना, मास नंबर और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स। तो ये प्रोटॉन्स होते हैं ना, ये एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब 35 में से 17 माइनस करो तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 18 है। 37 में से 17 माइनस करो तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 20। तो इसका मतलब आइसोटोप्स में क्या चीज डिफरेंट होती है? न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसलिए कई कह सकते हैं कि आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज तो इलेक्ट्रॉन से स्टडी होती है। तो आइसोटोप्स दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, ये तो पढ़ा है। बट इसके साथ साथ ये भी कह सकते हो कि आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है? डिफरेंट। आइसोटोप्स में केमिकल्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो इसका मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट क्या एक जैसे होंगे? नहीं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं? आइसोटोप्स की फॉर्म में। क्लियर है ये बात? उसके बाद क्या डिफरेंट एलिमेंट्स एक जैसे होंगे? डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में क्या कोई सिमिलरिटी आ सकती है? क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे पास पोटेशियम या हमारे पास आर्गन और कैल्शियम, ये दोनों के डिफरेंट पार्टिकल्स ही हैं, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं।
इसका एटॉमिक नंबर कितना है 18, इसका कितना है 20। तो क्या इनमें कोई चीज सेम हो सकती है? यस, हमने क्या देखा कि इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास दोनों के आगे सेम आ गए। तो इसका मतलब इनको क्या बोलते हो? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having different atomic numbers but same atomic mass, इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप आइसोबार। इसको क्या बोलते थे? आइसोटोप्स। इसका मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, यस, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते थे? आइसोटोप्स। यहां पे क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनका मास नंबर क्या आ रहा है, एटॉमिक मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैविंग सेम मास नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो इसका मतलब जो थर्ड पॉइंट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली डिफरेंट, दैट इज दे मे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मासेस। एग्जांपल क्या आ गया? ये एग्जांपल किसका लिया मैंने? आइसोबार्स का। ये एग्जांपल किसका लिया मैंने? आइसोटोप्स का। समझ रही बात की नहीं? तो डाल्टन की थ्योरी तो काफी चेंज हो गई। पहला पॉइंट चेंज हो गया कि सबसे छोटी चीज क्या है? एटम है। क्या एटम को सबडिवाइड कर सकते हो? आंसर इज यस। किसमें करोगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। दूसरा, क्या एक ही एलिमेंट के एटम्स एक जैसे होते हैं? आंसर इज नो। वो एग्जिस्ट किस फॉर्म में कर सकते हैं? दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स। थर्ड, डिफरेंट एलिमेंट्स में क्या कोई सिमिलैरिटी हो सकती है? आंसर इज यस। डिफरेंट एलिमेंट्स में क्या सिमिलैरिटी हो सकती है? दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ आइसोबार्स। फोर्थ क्या आ गया? फोर्थ आ गया कि एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो एटम्स कंबाइन किस रेशियो में करते हैं? देखो हम कहते हैं कि कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड बनता है जब एलिमेंट्स की रेशियो क्या हो? Compounds are when elements combine in a fixed ratio by weight to form a compound। इसका मतलब अगर मैं कहूं CO2 एक कंपाउंड है, आंसर इज यस। उसमें रेशियो बाय वेट क्या आ रही है? लिख दो 3:8। क्या वाटर एक कंपाउंड है? यस। उसमें रेशियो बाय वेट क्या आ रही है? 1:8 कितने? तो इसका मतलब कंपाउंड में रेशियो बाय वेट क्या होगी? सेम होगी। ये कौन सा लॉ था? ये तो डेफिनेट क्वेश्चन था। बट क्या ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगी? आंसर इज यस। क्या ये रेशियो हमेशा सिंपल होगी? आंसर इज नो। तो क्या एटम्स जब कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसमें रेशियो बाय वेट फिक्स होगी? आंसर इज यस। बट वो रेशियो हमेशा सिंपल नहीं हो सकती। कई बार वो रेशियो सिंपल से डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इस मॉलिक्यूल का नाम पता है? C12H22O11। इसे क्या बोलते हैं? सुक्रोज, केन शुगर। तो सुक्रोज जो है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। रेशियो बाय वेट क्या आ रहा है? 12, 22, 11। क्या मैं इसको और सब डिवाइड कर सकता हूं? नो। इसकी और रेशियो सिंपल हो सकती है? नो। तो ये रेशियो क्या बनी? इसका मतलब सुक्रोज में 3 एलिमेंट्स की जो रेशियो आ रही है 12:22:11, ये रेशियो तो फिक्स्ड है बट ये रेशियो सिंपल नहीं है। सिंपल 1:9 तक होती है। तो इसका मतलब क्या एटम्स कंबाइन करके हमेशा एक सिंपल रेशियो में जाएंगे? सिंपल रेशियो बाय वेट में जाएंगे? नहीं। एटम्स ने कंबाइन किया, रेशियो फिक्स जरूर होगी बट ये रेशियो सिंपल हर केसेस में नहीं होती। तो जब ये रेशियो सिंपल फिक्स तो है बट ये सिंपल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉइंट तो हमें चेंज करना पड़ेगा। समझ लग रही बात की नहीं? तो इसका मतलब एटम्स ने जब कंबाइन करना है तो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करना है। आंसर इज यस। क्या वो फिक्स्ड रेशियो सिंपल होगी? सिंपल होनी चाहिए बट जरूरी नहीं सिंपल। कई केसेस में वो रेशियो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे सुक्रोज में 12, 22, 11, ये सुक्रोज में 3 एलिमेंट्स की बाई वेट रेशियो है जो सिंपल नहीं है। ठीक है जी। फिर फिफ्थ पॉइंट हमने क्या बोला था? सबसे छोटी चीज जो एग्जिस्ट करेगी वो क्या है? हम कहते हैं कि सबसे छोटी चीज जो एग्जिस्ट करेगी वो तो एक एटम है। रिएक्शन में सबसे छोटी चीज कौन सी पार्टिसिपेट कर सकती है? एटम है। ये तो ठीक है। देखो हर चीज थोड़ी गलत हो जाएगी, मॉडिफाई होगी ना।
तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्ट इन a chemical reaction. यस. क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं? क्या एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं? नोबल गैसेस को छोड़ दो और कोई एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता. नोबल गैसेस होता है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन, ये नोबल गैसेस हैं. तो इट में क्या आ गया? मे का मतलब नोबल गैसेस. तो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं वो क्या है? नोबल गैसेस. बाकी कभी एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. मैं कहूं नेचर में ऑक्सीजन घूम रही है, ऑक्सीजन की गैस है तो वो क्या है? वो O2 है, वो O थोड़ी है. नेचर में हाइड्रोजन है, वो H2 है, वो H थोड़ी है. Cl2 है, वो Cl2 है, वो Cl थोड़ी है. तो इसका मतलब क्या एटम नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है? आंसर इज नोबल गैसेस को छोड़ के कभी नहीं. तो इसका मतलब पॉइंट क्या बना? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब मॉलिक्यूल टूट के एटम्स बनाता है. तो एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, आंसर इज यस. बट क्या वो एग्जिस्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो. देखो अब आप कहोगे सर सबसे छोटी चीज जो एग्जिस्ट करती है, जो पार्टिसिपेट करती है वो तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटम में तो फर्दर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में टूटता है ना. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. इसको मॉडिफाई कह सकते हो कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. मगर ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन आइदर बाय ट्रांसफर, लॉस और गेन. ये भी गलत नहीं करें. तो हम क्या कह रहे हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. इट मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. एग्जांपल नोबल गैसेस. नहीं, वैसे एटम्स कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. इंडिपेंडेंटली कौन एग्जिस्ट करता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कौन करता है? कौन सा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? आंसर इज मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल वो पार्टिकल है मैटर का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. मॉलिक्यूल टूट के एटम्स बनाएगा, हाइड्रोजन टूट के H और H बनेगा, Cl2 टूट के Cl और Cl बनेगा, O2 टूट के O और O बनेगा. तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ये बेसिक डिस्टिंक्शन नहीं हो गया कि एटम और मॉलिक्यूल में क्लैरिटी नहीं थी किसी को. अब एटम और मॉलिक्यूल में क्लैरिटी तो होगी. तो डाल्टन की थ्योरी के बाद एटम और मॉलिक्यूल में क्लियर पिक्चर बन गई. ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है. जो एग्जिस्ट करेगा, जो नेचर में एग्जिस्ट करेगा वो मॉलिक्यूल है. जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो एटम है. मॉलिक्यूल टूट के एटम्स बनाते हैं, ये तो सबको पता है. तो मॉलिक्यूल टूट के एटम बनाते हैं, ये तो पता है ना. तो बात क्लियर होगी. तो फिफ्थ पॉइंट भी मॉडिफाई हो गया. सिक्स्थ क्या आया? देखो सिक्स्थ और सेवंथ इकट्ठे करते हैं. एटम इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल. हम एटम को डिस्ट्रॉय, इसका मतलब एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. मैटर की हम कहते हैं ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. रिएक्शन के दौरान मास जो है वो चेंज नहीं करता, मास कंजर्व रहता है. बट हमें पता है कि ये सारी चीज तो ठीक है, मगर जहां पे प्रॉब्लम आती है वो क्या प्रॉब्लम है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या आता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या आता है कि मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. क्यों? पता ना कि मास जो लॉस हुआ था वो किसमें कन्वर्ट हुआ था? एनर्जी में. आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी? E is equal to mc square. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या ओबे होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में ओबे होगा. न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओबे होगा? न्यूक्लियर रिएक्शंस में मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो मैटर क्या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? आंसर इज केमिकल रिएक्शंस में नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में यस. तो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय द इक्वेशन E is equal to mc square जो आइंस्टाइन ने दी थी. ठीक है. इसके बाद एटम को हम क्रिएट कर सकते हैं. हम कहते हैं कि एटम को क्रिएट कर सकते हो कि नहीं? तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. हम कह रहे हैं कि एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, बट हमारे पास एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन. ट्रांसम्यूटेशन क्या टेक्निक है? जिसमें हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जितने भी एलिमेंट्स आफ्टर, तो इसका मतलब एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम होता है ना,
एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 92, आर सिंथेटिक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड सिंथेटिक एलिमेंट्स। सिंथेटिक एलिमेंट्स का मतलब दे आर कॉल्ड मैन मेड एलिमेंट्स। तो 92 के बाद जितने भी एलिमेंट प्रोडक्ट पढ़ते हो ना, 93 से लेके 117 118 तक, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये खुद बनाए गए हैं लैब में। तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट बनाना बाय ट्रीटिंग विद सम प्रोजेक्टाइल्स, बाय ट्रीटिंग विद सम सबएटॉमिक पार्टिकल्स। तो एक एलिमेंट को हम किसी पार्टिकल से बम्बार्ड करते हैं। वो पार्टिकल क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रिनो, मतलब कोई भी पार्टिकल से हम जब उसको स्ट्राइक करेंगे तो जो एक एटम है वो दूसरे एटम में चेंज हो जाएगा। तो एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट बाय अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन। इसका सिंपल एग्जांपल क्या बनता है कि 92 के बाद नेचर में कोई भी एलिमेंट दिखाई नहीं देगा। लास्ट एलिमेंट देखो नेचर में यूरेनियम है, तो यूरेनियम रेडियोएक्टिव है। तो 92 के बाद कोई भी एलिमेंट, जो जितने भी एलिमेंट्स बनाए गए हैं ना, वो बेसिकली एक रेस में बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे रेडियोएक्टिव हैं। तो बेसिकली सारा न्यूक्लियर फ्यूल जो बनाना गया है, न्यूक्लियर फ्यूल के कारण फाइट हो रही है सारी। तो यूरेनियम लास्ट एलिमेंट है जो नेचर में मिलेगा। इसके बाद साइंटिस्ट या इसके बाद जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स बनाए गए वो लैब में बनाए गए। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट बनाने की टेक्निक को क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। इसका मतलब क्या नया एलिमेंट बनाया जा सकता है, आंसर इज यस। क्या एटम को क्रिएट किया जा सकता है, आंसर इज यस। तो एटम कैन बी क्रिएटेड, एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये देखो सारे पॉइंट्स हमने यहां पे डिस्क्राइब किए। तो एक बार फिर रिवाइज कर लें। तो हमने स्टडी क्या करा कि सबसे छोटी चीज जो नेचर में एग्जिस्ट करती है वो क्या है, एटम। एटम इज बेसिकली, उससे पहले क्या था कि डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी लॉज के बेसिस पे, उसमें कुछ लिमिटेशंस आई। उसी दौरान जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, कौन से जो पार्टिकल्स डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड था, चैडविक था, थॉमसन था, इन सब ने सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर करे। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद सारी जो चेंज आई एटम के स्ट्रक्चर में, वो सारी की सारी चेंज से डाल्टन की थ्योरी चेंज हो गई। तो डाल्टन की थ्योरी अब चेंज हो गई, क्या बन गई, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इस थ्योरी के पॉइंट्स क्या बने कि एटम सबसे छोटी चीज है जो फर्दर सब डिवाइड हो सकता है। एटम को अगर मैं सब डिवाइड कर सकता हूं तो उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सब डिवाइड करो। तो कितने पार्टिकल्स हैं, 42 46 हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीसॉन, ग्रेविटॉन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रिनो, जो तुम्हारे रख सकते। एक एलिमेंट के क्या सारे एटम्स एक जैसे होंगे, आंसर इज नो। एक एलिमेंट में एक से ज्यादा तरह के एटम्स हो सकते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट एलिमेंट्स के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स में हो सकता है कि एटॉमिक मास सेम हो जाए, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट ही होगा। तो सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसको क्या बोल दिया, आइसोबार्स। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, एटम्स क्या हमेशा फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, आंसर इज यस। क्या वो रेशियो फिक्स्ड है, आंसर इज यस। क्या वो रेशियो हमेशा सिंपल होगी, आंसर इज नो। उसका एग्जांपल क्या आ गया, सुक्रोज में ये जो तीन एटम्स हैं ये फिक्स्ड रेशियो से कंबाइन करते हैं, बट ये सिंपल रेशियो नहीं है। तो इसका मतलब एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स व्हिच मे नॉट बी सिंपल ऑलवेज। फॉर एग्जांपल इन सुक्रोज द रेशियो इज नॉट सिंपल। ठीक है। फिर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यस, बट चेंज कर सकते हो कि एटम ब्रेक्स, एटम दे हैव इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स की लॉस होगी, गेन होगी, शेयरिंग होगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नाम भी ब्रैकेट में दिया जा सकता है। बट सबसे छोटी चीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है वो तो एटम ही है। तो एटम क्या एग्जिस्ट कर सकता है, सिर्फ नोबल गैसेस में। बाकी फॉर्म में क्या एटम एग्जिस्ट करता है, आंसर इज नो। तो क्या एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करता है। तो मॉलिक्यूल वो है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। तो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पहुंचता है, वहां पे जाके क्या करता है, टूटता है, टूट के क्या बनता है, एटम्स।
तो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, ओ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है, ओ। फिर क्या आप एलिमेंट को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हो? आंसर इज एलिमेंट्स जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम जो है वो बेसिकली हम कहें कि इट इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल। यस, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा कि जो मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स के मास में जब चेंज होगा तो कुछ डिफरेंस इन मास आएगा, जिसे हम बोलते हैं लॉस इन मास। वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। तो वो क्या बन गया कि मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय द रिलेशन E = mc²। इसका मतलब एटम इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्या एटम को क्रिएट कर सकते हैं? आंसर इज यस। अगर आप एक एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे मेरे पास है कार्बन 612, अगर हम इसको अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करवाएं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, कई पार्टिकल्स होते हैं, तो हमारे पास जैसे बेरिलियम को अगर मैं 4 और ये 9 इसको मैं अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करवाऊं तो मेरे पास एक नया पार्टिकल डिस्कवर होता है। तो ये देखो, ये मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल दिया ट्रांसम्यूटेशन। तो ट्रांसम्यूटेशन में क्या हुआ कि आपने एक एटम लिया A, इसको आपने अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करवाया, पता है ना अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स होते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल्स बोलते हैं इसको हम प्रोजेक्टाइल्स बोलते हैं। तो ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, ये बड़ी जल्दी से एक एटम पे स्ट्राइक करते हैं बड़ी हाई एनर्जी पे, उसके एटम को चेंज करके एक नए एटम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये एटम A है, ये प्रोजेक्टाइल है, और उस प्रोजेक्टाइल का मतलब एक फास्ट मूविंग है। तो प्रोजेक्टाइल अल्फा पार्टिकल को बोलती है। अल्फा, बीटा, गामा, शायद नाम सुने होंगे आपको, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये एक एटम पे स्ट्राइक करते हैं और ये बी एटम क्रिएट करते हैं। तो एक एटम से दूसरा एटम क्रिएट होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ये तो मैंने सिंपल से एग्जांपल दिया आपको। मगर यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। कोई पूछे ना बेटा ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, कोई आपसे पूछे व्हाट आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स? तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स को एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 92, यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ये सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। ये कैसे बनाए गए हैं? एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी एक्सचेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यूरेनियम लो, इसको स्ट्राइक करो, नया एलिमेंट क्रिएट करो, वो एलिमेंट आया उसको स्ट्राइक करो, एक नया एलिमेंट क्रिएट करो। तो ऐसे ऐसे हमारे पास 118 तक जो एलिमेंट्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो एटम इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल। तो एटम को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आपने स्टडी कर ली। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में क्या क्या करवा दिया मैंने। स्टार्ट कहां से करा था? जो पिछला इसका लेक्चर था वो क्या था कि हमने लॉस स्टडी करे, लॉस को स्टडी करके डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस आई, उन लिमिटेशंस को करेक्ट करते हुए हमारे पास नई थ्योरी बनी। उस नई थ्योरी का नाम क्या बन गया? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो ये सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। तो इन सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे 2-3 मार्क्स के आ जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक शुरू होगा। तो आई थिंक आप यहां तक तो बड़े आराम से पढ़ लोगे, स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट कर लो, नोट्स की फॉर्म में रख लो, तो सिंपलीफाइड फॉर्म में आपको लिटरेचर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर मैं इसके आगे चलूंगा। तो उसमें आएगा हमारे पास बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस लॉ। इसका मतलब हम अब हमारी जो मूव होगी ना वो मोल कंसेप्ट की तरफ जाएगी। तो हम इसके अगले लेक्चर्स में लॉस पढ़ लिए, डाल्टन्स थ्योरी पढ़ ली, मॉडिफाइड थ्योरी पढ़ ली, फिर एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ रिलेट करेंगे बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट लेक्चर वो आएगा। उसके बाद हम डायरेक्टली मोल कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे। तो इसका मतलब एक टॉपिक हमारा यहाँ पे डिस्कस होगा।